हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है 15 मार्च और आप देख रहे हैं 15 मार्च के करंट अफेयर्स। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम एमसीक्यू नहीं देखने वाले। आज की क्लास में हम एमसीक्यू नहीं देखने वाले, हम डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जितने भी बेस्ट कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बढ़ते हैं हम पहले सवाल की तरफ और हमारा आज का पहला फैक्ट है। हम सबसे पहले बात करेंगे हम बैंकिंग प्रणाली के ऊपर। किसके ऊपर? बैंकिंग प्रणाली के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला फैक्ट है, कुल जमा में निजी बैंकों की हिस्सेदारी 2017-18 में 25% थी। अब 25% से बढ़कर दिसंबर 2023 की नई रिपोर्ट आ चुकी है, उसके अंदर 34% हो गई है। कितनी हो गई है? 34% हो गई है। उच्च ब्याज दरों और बेहतर ग्राहक संबंधी प्रबंधों ने इसे बढ़ाने में मदद की है, ठीक है। अगला फैक्ट है, दूसरी ओर कुल जमा में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की हिस्सेदारी घटकर 59% हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो बैंकों की हिस्सेदारी है वो कितनी हो गई है? 59% हो चुकी है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में यह कितनी थी? 66% थी। अब घटकर कितनी हो गई है? 59% हो गई। ये आंकड़े कौन प्रदर्शित करता है? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई यह आंकड़े प्रदर्शित करता है। अगला फैक्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्र में बैंकों की जमा राशि भी तेजी से बढ़ रही है। यानी जो सार्वजनिक बैंक हैं उनकी तुलना में निजी बैंकों में जमा राशि बढ़ रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सार्वजनिक बैंकों को लोग छोड़ रहे हैं, निजी बैंकों को ज़्यादा अपना रहे हैं, ठीक है। हो सकता होगा इसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है। निजी बैंक ज़्यादा प्रोटेक्ट करते होंगे, ज़्यादा ब्याज दर देते होंगे, तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है। वैसे तो बहुत ही सोचने का विषय है ये। अगला फैक्ट है, अगला फैक्ट देखना, निजी क्षेत्रों में बैंकों की जमा राशि दिसंबर 2023 तक निजी क्षेत्रों में जो बैंकों की जमा राशि है, ये आंकड़ा बता रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2023, ठीक। 135% से बढ़कर 135% से बढ़कर 68 पॉइंट ट्रिलियन रुपए हो गई थी, जो मार्च 2018 में कितनी थी? 29 ट्रिलियन रुपए थी। कितनी थी? 29 ट्रिलियन रुपये थी। निजी बैंकों की आ रही है ये। सार्वजनिक बैंकों की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की जमा राशि दिसंबर 2023 की ही रिपोर्ट है, 40% बढ़कर, यानी 40% का इजाफा हुआ था। 160.5 ट्रिलियन रुपए हो गई, जो मार्च 2018 में कितनी थी? 76.5 ट्रिलियन रुपए थी। अब निजी बैंकों की बात करते हैं। निजी बैंकों क्षेत्र के बैंकों में प्रौद्योगिकी की मदद से बैंकिंग लेन देन में आसानी और सुनिश्चित की है। यानी निजी बैंकों के अंदर बहुत सी सुविधाएं देने जाने लगी हैं ग्राहकों को, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक सार्वजनिक बैंकों की बजाय निजी बैंकों की ओर ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। अगला विषय है हमारा सरकारी योजनाएं एवं पहल। हाल ही में जो सरकारी योजनाएं और उनकी नई पहल हुई हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले देखिए, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार जन कल्याण योजना, जिसे पीएम सूरज योजना का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन पीएम मोदी ने हाल ही में किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में और जानकारी डिटेल हम देखने वाले हैं। पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस पोर्टल का उद्घाटन किया है। आगे देखिए, इस कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि थे। कौन थे? पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में थे। मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या है वो देखना, समाज के जो हाशिए पर रहने वाले वर्ग हैं को ऋण सहायता प्रदान करना, यानी आर्थिक सहायता उनको प्रदान करनी है, ठीक। पोर्टल से वंचित समुदायों को 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान की है। जो 1 लाख उद्योगपति हैं उनको, जो समाज में एक हाशिए पर हैं, यानी कगार पर हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, उनके पास पैसा नहीं है, उनको सरकार द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्रालय ने नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड
सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं, नमस्ते, क्या बोलते हैं, नमस्ते के हिस्से के रूप में सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों यानी सफाई मित्रों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट वितरित किए। आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड एक पहचान पत्र है। यह आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जारी किया जाता है। आयुष्मान कार्ड कौन जारी करता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये जारी होता है। ABPMJAY भारत में एक सरकार प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है। क्या है ये? एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सेवाओं तक का जो प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। फ्री के अंदर जो भी लोग हैं, इमरजेंसी में किसी के पास पैसे होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं, इसीलिए प्रधानमंत्री की ये जो पहल है वो बहुत ही कारगर है, अच्छी है। ठीक है। आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड के लाभार्थी के बारे में आवश्यक जानकारी होती है। इसमें इनकी जो विशिष्ट पहचान संख्या और कवर की गई स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण शामिल होता है, यानी कि किन किन सेवाओं को उनको प्रदान किए जाने वाले हैं, ये उनमें होता है मेंशन। अगला विषय है हमारा समितियां, आयोग और कार्यबल से रिलेटेड। समितियां, आयोग और कार्यबल से रिलेटेड विषय है। अब देखेंगे, रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय एक चुनाव पैनल तैयार किया गया था। राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस पैनल ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जो पैनल किसके द्वारा तैयार किया गया था? रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में यह रिपोर्ट जो पैनल था वो तैयार किया गया था। देखना इसकी डिटेल देखते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में आने वाली उच्च स्तरीय समितियों ने 14 मार्च को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अब फिलहाल में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कौन? 14 स्तरीय समितियां हैं, जो उच्च स्तर वाली समितियां हैं, उन्होंने 14 मार्च को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है। समिति ने पंचायतों, विधानसभाओं और संसद के लिए त्रिस्तरीय एक साथ चुनाव की सिफारिश की है। इसमें जो हाल ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनसे रिलेटेड भी इसमें चुनाव का रिलेटेड इसमें जिक्र किया गया है, और उसमें बोला गया है कि जो त्रिस्तरीय एक साथ चुनाव होने चाहिए, पंचायतों के, विधानसभाओं के और संसद के, तीनों को एक साथ चुनाव होने चाहिए। अगला है, देखना, पैनल ने सुझाव दिया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए और फिर नगरपालिका और ग्राम पंचायत चुनाव 100 दिनों के भीतर कराए जाने चाहिए। उस जो पैनल दिया है, जो रामनाथ कोविंद द्वारा तैयार किया गया था, उस पैनल के अंदर ये बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो वो सभी एक साथ होने चाहिए। फिर इन चुनाव को होने के बाद 100 दिन के भीतर ही नगरपालिका और पंचायत चुनाव भी संपन्न करवाए जाने चाहिए। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट हितधारी को विशेषज्ञों के साथ 191 दिनों के व्यापक विचार विमर्श और शोध का परिणाम है। यानी इस पैनल को तैयार करने में जो ये किताब थी, रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को तैयार करने में कितने दिन लगे? 191 दिन लगे। कितने दिन लगे? 191 दिन लगे। और इनके पन्ने कितने हैं? 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट देखिए, रिपोर्ट के अनुसार एक साथ मतदान की विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। इससे सामाजिक एकजुटता होगी, यह लोकतांत्रिक की नींव को गहरा करेगा। पैनल ने राज्य चुनाव अधिकारियों के सहयोग से भारत के चुनाव आयोग द्वारा एक सामान्य मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाने की सिफारिश भी की है। इसी पैनल ने एक मतदाता पहचान पत्र बनाने की सिफारिश भी की है। पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश भी की है। ये लो जी, संविधान में अनुच्छेद है, उनको जो संशोधन है वो भी किया जाने वाला है, यानी जी के और बढ़ने वाला है, पॉलिटी थोड़ी और बढ़ने वाली है। ठीक है। त्रिशंकु सदन की स्थिति में नई लोकसभा या राज्य विधानसभा के लिए
अवतरित अवधि के लिए अविश्वास प्रस्ताव या नया चुनाव कराया जाना चाहिए। अब भाई नए चुनाव की लगातार मांगे हो रही हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर सिफारिशें देने वाली समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। गुलाम नबी आज़ाद, अमित शाह, NK सिंह, सुभाष कश्यप, संजय कोठारी और हरीश साल्वे इस समिति के सदस्य थे। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रश्न आ सकता है आपका, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के सदस्य निम्न में से कौन नहीं हैं या कौन हैं? ठीक है, तो इन सदस्यों को अच्छी तरह से याद कर लेना। गुलाम नबी आज़ाद, अमित शाह, NK सिंह, सुभाष कश्यप, संजय कोठारी, हरीश साल्वे आदि इस समिति के सदस्य थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य रहे थे। ठीक है, अब अगला जो विषय है हमारा राष्ट्रीय नियुक्तियों से रिलेटेड है। हम बात करते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियों की। ठीक है, तो देखना, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। PM मोदी की अगुवाई वाली समिति ने सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। समिति में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे उस समिति में। और इस पद के लिए उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेश कुमार, इंदिवर पांडे, सुखबीर सिंह संधू और सुधीर कुमार गंगा दर्राहटे को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इन सभी ने अपना नामांकन भरा था और चुना गया था इन सभी को, और इन सभी में से एक को लिया गया है। ठीक है, 10 मार्च को अरुण गोयल के इस्तीफे और 15 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्ति के बाद पद खाली थे। ये पद कब से खाली थे? 10 मार्च को अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया था, 15 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे ने सेवानिवृत्ति हो गई थी। ठीक है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय चुनाव आयोग। अब भारतीय चुनाव आयोग के बारे में कुछ जान लेते हैं हम थोड़ा सा। यह भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार एक स्वतंत्र निकाय है। भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 फरवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। ठीक है, अगला फैक्ट देखिए, अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे। ये इनके बारे में फैक्ट हैं। अगला देखिए, प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। इससे वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं, यानी 3 हो गए टोटल। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले होता है। अब 6 वर्ष होता है, कितना होता है? 6 वर्ष होता है, लेकिन वो 6 वर्ष तो डिसाइड है, लेकिन 6 वर्ष से पहले अगर व्यक्ति 65 वर्ष का हो जाता है तो वो रिटायर हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास आपकी यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।